फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ बातें देखेंगे। और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और जो भी काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट वगैरह, फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन, उनका एक अलग पोर्शन है। सबसे पहले हम बेसिक इनकी स्ट्रक्चर्स का और इनके पार्टीशन का आइडिया ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी छोटी नहीं है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये स्टमक, देखो स्टमक से जस्ट स्टार्ट हो जाती है। स्टमक के ख़त्म होते ही सबसे पहला पार्ट इसमें आता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, स्टमक के ख़त्म होते ही। उसके बाद में जेजुनम, देन इलियम। अब आप ये भी याद रख लेंगे कि डेडुनम 25 सेंटीमीटर का होता है, जीजुनम 1 मीटर का होता है, ये 2 मीटर का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट पोर्शन या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम एंड जेजुनम इंटरमीडिएट, एंड ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का स्मॉलेस्ट पार्ट लेकिन वाइडेस्ट। ड्यूडेनम कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है लेकिन वाइड होता है, ठीक है। ड्यूडेनम के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोला जाता है, ध्यान से समझना, ये है रिट्रोपेरिटोनियल। ये जो ड्यूडेनम है ना, ये रिट्रोपेरिटोनियल होता है। इसका मतलब रिट्रो मीन्स एब्सेंट एंड पेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम, है ना। इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियम एक ही तरफ प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गन जिनमें एक ही तरफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, एक साइड से कवर होते हैं पेरिटोनियम से, उनको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। ओके, अब इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए? इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए अगर मैं बोलूँ, फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना, डाइजेस्टेड फूड का जो इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। अरे यार, एक तो डाइजेशन यहाँ से ऐसे हो रहा है और एक यहाँ पर मान लो ऐसे कुछ कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। सो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे पहले ग्रेटर लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। यार इंटेस्टाइन कितनी लेंथ की है? देखो स्टमक कितना था, क्या ईसोफेगस इतनी थी? देखो 2 मीटर, 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर, गिन लो, देखो कितना हो गया, 3 मीटर कुछ। तो ये सबसे पहला पॉइंट आ गया, ग्रेट लेंथ है इसकी। इसके अंदर माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट है जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ये विलाई प्रेजेंट है, ठीक है, इनके सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई है जो फर्दर और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं। यस और नो? ओके। अच्छा, मैंने जब बताया था प्रेजेंस ऑफ विलाई, तो वहाँ पर मैंने ये बोला था पिछले वीडियो में कि ये जो विलाई है ये मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जीजू में। घेर लेते हैं जीजू को, जीजूनम में मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती हैं। ओके, देन वी आर एट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को आपको पता होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सबसे पहले इलियम सीकम में ओपन होता है, ठीक है। पता है तुम्हें, सीकम को ब्लाइंड सैक बोलते हैं लोग, क्योंकि ये एक तरफ से कवर्ड होती है, एक तरफ से बंद होती है, तो इसलिए को ब्लाइंड सैक बोलते हैं, है ना। द लोअर एंड ऑफ द इलियम ओपन एट इलियोसिकल जंक्शन गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल्व। वो तुम्हें पता है, इलियम सीकम में ओपन होता है तो वहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल वॉल्व उसको बोल देते हैं, ठीक है। देन बिलो इलियोसिकल ऑरिफिस के थोड़ा सा नीचे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ऐसी वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रैबिट्स में और हर्बीवोर्स में तो डेवलप्ड होती है, लेकिन ह्यूमंस में डेवलप नहीं होती। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनमें डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन चाहिए होता है। हमें सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं चाहिए होता है, यहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। हमारे लिए वेस्टिजियल काट दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कटवाते भी हैं लोग जब दिक्कत करने लग जाता है, ये ग्रो करने लग जाता है तो। ओके, देन कॉलन, नेक्स्ट पार्ट इज कॉलन। कॉलन तुम्हें पता होगा, एक तो इधर असेंडिंग कॉलन, जब तुमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी यार, इमेजिन कर लो इतना, तो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा था? रेक्टम आ रहा था। रेक्टम के बाद एनाल कैनाल, एनएस के थ्रू बाहर। तो
ओके ये कॉलन है, वॉल ऑफ कॉलन फॉर्म्स आउट पाउचिंग होस्ट्रा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बन रही थी ना, तो वो जो आउट पाउचिंग्स हैं उनको बोलते हैं होस्ट्रा। ये वॉल ऑफ कॉलन फॉर्म करती है होस्ट्रा आउट पाउचिंग से, सुनो। देन रेक्टम स्टोरेज चैम्बर ऑफ फीसेस, यहाँ पर फीकल मैटर स्टोर होता है रेक्टम के अंदर। देन रेक्टम एनाल कैनाल में ओपन होता है, एनाल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाय एनएस, एनएस के थ्रू एनाल कैनाल बाहर ओपन हो जाती है, ये सुनो। कई लोगों को पाइल्स हो जाता है जिसको हेमोराइड्स भी बोलते हैं, हेमोराइड्स जो बोलते हैं पाइल्स। पाइल्स के अंदर होता क्या है, पाइल्स के अंदर लोकल एनलार्जमेंट होता जाता है, रेक्टल की वेन, रेक्टम की जो वेन है उसमें एनलार्जमेंट होता था, उसी के कारण फीकल मैटर के साथ बाहर क्या रिलीज होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ ब्लड वगैरह आता है। दिस इज पाइल्स, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आखिरी बात थोड़ी बहुत ज़रूरी भी है कि एनस एनल स्फिंक्टर से कंट्रोल होता है। अब एनल स्फिंक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर हैं ये इनवॉलेंट्री टाइप के होते हैं और बाहर वाले हमारे बस में होते हैं, मेरा बस चलेगा तो मैं करूँगा, नहीं करूँगा। एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है। एंड देन आफ्टर सर ये एनएस के बाद क्या होता है, कमोड में रास्ता आगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म, आगे चला जाता है, ऐसे रास्ता चलता जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द basic structure of intestine. In the next video we will study accessory glands, which are accessory organs which are related to digestion, example pancreas, ठीक है। एंड ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।